अभी हम लोग जितना भी कुछ कर रहे हैं या प्रीवियस क्लास में हमने जो भी आधुनिक काल के भाग देखे हैं, जैसे छायावाद हमने शुरू किया था, ये आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों में है, इसलिए अभी हम लोग उसको एक साथ लेकर चलेंगे। छायावाद में जितने भी पोर्शन है वो कवर करने के बाद प्रयोगवाद ये भी हमारे टीजीटी और पीजीटी में दोनों में है, तो इन दोनों को हम लोग साथ ही में करेंगे, बाद में हम लोग टीजीटी और पीजीटी को अलग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोनों क्लासेस साथ में चलेंगे। मैंने देखा कि बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में आपने जो प्रेमचंद्र का गोदान है या और भी कुछ है जिसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप किसी भी नाम पात्र के नाम में या उसकी पदवी में कंफ्यूजन आपको होता है तो एक बार आप एक दो किताबों को देख लिया करिए, क्योंकि जहां तक बात है साहित्य की, बहुत सारी किताबों में चीजें सही नहीं दी रहती। और आप लोग क्या करते हैं कि जहां भी मन होता है थोड़ा भी किसी भी जो भी पढ़ा रहे हैं आप वीडियोस भी देखते हैं और उसमें गलत भी बताया जा रहा है तो आप उसको फॉलो करने लगते हैं। हमने गोदान की बात की थी, गोदान में मालती जो डॉक्टर मालती हैं और साथ में जो डॉक्टर मेहता हैं, मालती प्रोफेसर हैं और डॉक्टर मेहता भी प्रोफेसर हैं, बस उनकी जो पदवी है पीएचडी करने के बाद जो डॉक्टरेट की पदवी मिलती है ये उनके साथ लगा हुआ है, ठीक है। वो मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की थी और ये दूसरे विभाग के थे। ये मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग जब वो वीडियो देखिएगा आपको वो समझ में आएगा। मैंने वहां पे कहा है कि ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर इन द सेंस उनको पदवी मिला हुआ है, प्रोफेसर हैं, दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं और इसलिए उन दोनों का रोज का जो बातचीत होता है, देखते हैं जब हमने गोदान की बात की थी तो हमने वहां पर बात की थी कि उनकी जो बातचीत होती है बहुत सारे गांव के मुद्दों पर या फिर राजनीति के मुद्दों पर वो लोग चर्चा करते थे। तो ये चर्चा क्यों करते थे, क्योंकि वो दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। हम लोग आज अपना आगे का छायावाद में आगे का पाठ शुरू करेंगे, लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम साहित्यकार पढ़ रहे हैं, हम साहित्यकार की रचनाओं को पढ़ रहे हैं और रचना को पढ़ते समय बहुत बार हमारे सामने दो चीजों का नाम आता है। एक है खंड काव्य, आप बहुत बार लिखते हैं कि भाई ये रचना है, ये रचना कैसी है, ये खंड काव्य है। ये रचना कैसी है, ये प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है। ये हम सुनते आ रहे हैं या आपने पहले भी सुना है। तो अगर हम जब रचना पढ़ रहे हैं, किसी भी काल की रचना पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है या खंड काव्य क्या है। क्योंकि अभी हमने महादेवी जी को भी पढ़ा या उसके बाद सुमित्रा पंत को भी पढ़ा या उसके बाद आगे हम उदय शंकर भट्ट को पढ़ेंगे, द्विज को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, निराला को पढ़ेंगे, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम अलग अलग नाम देंगे कि हाँ भाई ये ऐसा है। तो वो नाम आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं या मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर में छोटे से में इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद हम लोग आगे अपने छायावाद के रचनाकार जो भी हमारे रचनाकार हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए नोट डाउन करके। ये चूंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमें तो ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ही नहीं पता रहेगा और आप पढ़ा रहे हैं, आप कह तो देते हैं कि ये रचना ये है, अब उस रचना के बारे में सिर्फ आप नाम जानते हैं, आप जानते नहीं कि वो क्या है, तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। जहां तक बात करेंगे काव्य, काव्य दो तरह में बांटा जाता है। इसको हम बांटते हैं या तो महाकाव्य में या बांटते हैं प्रबंध काव्य में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रबंध काव्य क्या है और मुक्तक काव्य क्या है। लिखिए कॉपी में अपनी, सभी कोई लिख लेंगे क्योंकि ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपके समझ में ये चीज होनी चाहिए, तभी तो आप अंतर कर पाइएगा। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य वैसी रचना को कहेंगे जिसमें एक तो उसका आकार बहुत विस्तृत होगा, मतलब आकार पूरा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी ऐतिहासिक पौराणिक घटना का पूरा वर्णन किया रहेगा। मतलब किसी भी पात्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पात्र का पूरा वर्णन रहता है किसमें? प्रबंध काव्य में, ठीक है। प्रबंध काव्य का आकार कैसा होगा, लिखते जाइए। प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होगा, मतलब बड़ा होगा, है ना। आकार विस्तृत होगा, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं मुक्तक काव्य की। मुक्तक काव्य का आकार इसकी अपेक्षा सीमित होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसको लिखिए, इसका आकार अपेक्षाकृत, मतलब किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, हमारे प्रबंध काव्य की अपेक्षा अपेक्षाकृत इसका आकार कैसा होगा, सीमित होगा। ठीक है, अब प्रबंध काव्य की बात करते हैं। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है, मतलब प्रबंध काव्य में एक कहानी शुरू होगी, हमारा जो मुख्य पात्र है उसके बारे में, और वो कथा क्रम बिल्कुल क्रम में चलेगी कि हाँ इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, तो कथा क्रम का होना उसमें क्या है, अनिवार्य है। लिखिए, इसमें कथा क्रम का होना क्या है, अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे, देखिए मुक्तक काव्य की। मुक्तक काव्य तो ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि मुक्त है, सीमा से मुक्त है, कथा से मुक्त है। कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक कथा को लेकर आगे चल रहा, हो सकता है उसने एक कथा को शुरू की, वो कथा वहीं पर छोड़ दे और फिर दूसरी कथा को वो लेकर आगे बढ़ने लगे। इसलिए इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता है। क्या, इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। मुक्तक काव्य में इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता, कथाक्रम नहीं होता। क्या नहीं होता है, इसमें कोई भी कथाक्रम नहीं होता है। इसके बाद प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वापद संबंध पाया जाता है। जैसे काव्य है तो ये छंद में लिखा गया है, तो ये जो चार पंक्तियां हैं ये आपस में संबंधित होंगी, किसमें, प्रबंध काव्य में। लेकिन मुक्तक काव्य में पंक्तियों के बीच संबंध आवश्यक नहीं है। अगर कवि वैसे हैं कि करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इसमें संबंध की आवश्यकता नहीं रहती है। पूर्व पद से संबंध की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है, पर हमारे प्रबंध में रहती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रबंध काव्य में पूर्व पद के प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्व पद से संबंध होता है। ठीक है, लिखिए, प्रबंध काव्य के छंदों में, क्या, प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्व पदों में संबंध होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, क्या है, पंक्तियों में लय होगा, पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है, इसमें तीसरा क्या लिखते हैं, इसमें छंदों में पूर्व पद से संबंध नहीं होता। नहीं होता या कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं होती है ना, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि पूर्व पद में ना होगा। अभाव रहता है, कमी पाई जाती है। किस चीज की कमी पाई जाती है, छंदों में एक रूपता की, एक छंद दूसरा छंद से साथ में लेकर चल रहा है, इसका अभाव वहां पर होता है। ठीक है, अब इसके आगे लिखिए चौथा नंबर, ये जो प्रबंध काव्य, चूंकि वो किसी एक व्यक्ति की, एक पात्र की जीवन गाथा होती है, तो सर्ग में होता है। ठीक है, हमने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं जो सर्ग में है। पृथ्वीराज रासो आप पढ़ते हैं वो सर्ग में है। उसके बाद आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, वो भी कांड है, कांड मतलब सर्ग में बटा हुआ है। आप कामायनी पढ़ते हैं वो भी सर्ग में है। मतलब क्या है यहाँ पर, प्रबंध काव्य जो होता है इसमें क्या होता है, कैसे लिखिए, प्रबंध काव्य में सर्गों में बटा होता है। प्रबंध काव्य सर्गों में बटा होता है। ठीक है, ये मैं आपको बीच में रोककर पहले ये बता रही हूं, हम छायावाद कर रहे हैं और हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, पर मुझे ये लगा कि ये जानना आपके लिए जरूरी है, तभी आप ये समझ पाइएगा। हम लिख तो रहे हैं कि साहित्यकार की ये रचना है, उस रचना को हमने खंड काव्य कह दिया, तो आप कैसे समझिएगा कि ये कैसी रचना, जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं, छंदों में पूर्व पद में प्रबंध काव्य के सर्गों में बटा होता है। और ये लिखिए, मुक्तक में कोई सर्ग नहीं होता। ठीक है, मुक्तक में कोई सर्ग नहीं होता है। ठीक है, यहां तक
मुक्तक काव्य की बात करेंगे, कोई सर्ग नहीं होगा, एक रूप वो शुरू होगा और वो चलता जाएगा जब तक उसको मन कर रहा है। ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, 4 मुख्य बिंदु हमने लिखे। अभी और एक चीज है, उसको भी लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमने सबका हम सब ने इनका नाम सुना है, बहुत बड़े आलोचक है हिंदी साहित्य के इतिहास। जो सबसे पहले जिसने विधेयवादी पद्धति में लिखा ये वही है। किसने, किस पद्धति में लिखा इन्होंने? विधेयवादी पद्धति में। और ये पद्धति कैसी है? जो काल क्रम अनुसार होती है, सारी चीजों को सही से लेकर लिखा गया। ये दिमाग में रिकॉल करते चलिए जब हम लोग पढ़ेंगे, और जहां पर ऐसी कुछ चीजें आएंगे जिसको हम वापस से याद कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में बनी रहनी चाहिए चीजें। ये नहीं कि जो पढ़ते जा रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो आपको एक अगर रचनाकार है तो उसके जुड़ी जितनी भी चीज, जब उसका रचनाकार का नाम आए तो हमें वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं हम कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। लिखिए क्या कहा इन्होंने, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली। वनस्थली क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ वनस्थली है, एक नहीं विभिन्न प्रकार की चीजें मिलेंगी। जब हम पात्र के पूरा जीवन का परिचय लेंगे, पूरे जीवन की कथा कहेंगे, तो सुख भी होगा, दुख भी होगा, उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा, कहीं पर हिंसा भी होगा, कहीं पर द्वेष भी होगा। मतलब बहुत सारी, वनस्थली में जिस तरह अलग अलग तरह की चीजें भरी रहती है, वैसे ही क्या है, ये पूरा भरपूर रहेगा। और ये मुक्तक काव्य को क्या कहते हैं? एक चुना हुआ गुलदस्ता। क्योंकि मुक्तक में हम एक ही भावना को लेकर लिख रहे होते हैं, कोई कथा नहीं चल रही होती, किसी पात्र का पूरा जीवन नहीं, गाथा नहीं चल रहा होता। तो इसलिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहा। लिखिए, आचार्य शुक्ल जी ने मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता। क्यों चुना हुआ गुलदस्ता कहा? कि जो लेखक है या कवि हैं वो अपनी मर्जी से किसी एक भावना को उठाते हैं और उस भावना के ऊपर अपनी रचना करते हैं, तो वो मुक्तक ही होगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। हमने क्या देखा कि प्रबंध काव्य किसे कह रहे हैं और मुक्तक काव्य किसे कह रहे हैं। प्रबंध और मुक्तक, इन दोनों का अंतर हमने समझ लिया। अब ये जो प्रबंध काव्य है ये बंटता है 2 भागों में, महाकाव्य और खंड काव्य में। क्लियर है? प्रबंध काव्य जो है वो 2 भागों में बंटता है, महाकाव्य और खंड काव्य। हमने पढ़ा कि प्रबंध काव्य में क्या होता है, कथा चलनी चाहिए, सर्ग होना चाहिए, किसी के जीवन का पूरा परिचय होना चाहिए, हमने ये पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसको जब हम 2 भागों में बांट रहे हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, तो उन दोनों में क्या अंतर है। अब आप आसानी से चारों चीजें समझ गए होंगे, प्रबंध, मुक्तक, खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य क्या है। महाकाव्य, महाकाव्य किसे कहेंगे? महाकाव्य सुनकर ही समझ में आ रहा है, महा बड़ा होगा, विस्तृत रूप होगा, और इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का अधोपांत वर्णन होगा। अधोपांत मतलब अध्य मतलब शुरुआत, अंत मतलब अल्पांत मतलब अंत, मतलब अधोपांत शुरू से लेकर अंत तक का वर्णन होगा। उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे महाकाव्य। लिखिए, महाकाव्य में इसमें किसी क्यों मिट रहा है, इसमें किसी ऐतिहासिक या, क्या हुआ है आप लोगों को दिख रहा है, लिख पा रहे हैं आप लोग? ऐतिहासिक या पौराणिक
ये शिफ्ट क्यों कर रहा है इधर उधर? देखिए एक बार, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष, क्या लिख रहे हैं आद्या? मैम किस टॉपिक पे पढ़ा रही? लेट एडमिशन है। देखिए आद्या, अभी तो हम लोग कर रहे हैं छायावाद। छायावाद में हमने महादेवी वर्मा को देखा है, सुमित्रानंदन पंत को देखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देखा है। आज हम लोग उनके आगे उदय शंकर भट्ट को देखेंगे। लेकिन बीच में मैंने आज आप लोगों को बताया है कि प्रबंध काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। क्योंकि हम लोग साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं, उनके रचना का नाम आ रहा है बीच में, और हमें लिखना होता है कि ये रचना कौन सी है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। तो आप ये ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये है क्या, खंड काव्य किसे कहेंगे, महाकाव्य किसे कहेंगे। तो मैं पहले वो परिचय आप लोगों को दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग उदय शंकर भट्ट को करेंगे जो छायावादी युग के एक रचनाकार हैं। ठीक है? इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन कहने का मतलब है उनके जीवन की शुरुआत जन्म से लेकर अंत तक पूरा का क्या होता है, वर्णन होता है। संपूर्ण जीवन कथा का, संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है, उसे क्या कहेंगे, महाकाव्य। अब आप बताइए, आप लोग पढ़े हुए हिंदी साहित्य के, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, किस कोई दो महाकाव्य का नाम बताइए जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोग यहाँ जैसे करके लिखेंगे आपकी ही बताई हुई रचनाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए दो महाकाव्य का नाम, तब हम लोग वहां लिखेंगे। ठीक है? अब आते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य हमने देख लिया, महाकाव्य किसे कहेंगे, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है। उदाहरण आप लोग बता रहे हैं, क्या है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, सभी कोई अग्री कर रहे हैं उससे? पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है कि महाकाव्य है? आप लोग ही बताइएगा, पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है कि महाकाव्य है? हम कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग को, आप लोग बताइए क्या है, सही है कि गलत है? आद्या बता रही है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। आप लोगों सभी ने पढ़ा है, आदिकाल तो पढ़ा ही होगा सभी ने, पृथ्वीराज रासो का हमने नाम भी सुना हुआ है। महाकाव्य है कि खंड काव्य है? पद्मावत, प्रीति लिख रही है पद्मावत। आप सभी ने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा रामचरितमानस, सुना है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्यों इसे महाकाव्य कहा गया? क्या लिखे हैं? और कामायनी महाकाव्य, जी कामायनी को महाकाव्य ही कहते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, पृथ्वीराज की पूरी जीवन गाथा उसमें दी हुई है। महाकाव्य है, खंड काव्य है? आप लोग ही बताइएगा। आद्या ने दिया है उत्तर, बाकी स्टूडेंट, बाकी और भी हैं, बाकी आप लोग बताइए क्या है। पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है, महाकाव्य है? आप लोगों का भी टेस्ट होना चाहिए ना, आपको पता है कि नहीं, बताइए जल्दी। रामचरितमानस महाकाव्य में आता है। अगर रामचरितमानस को ऑप्शन में महाकाव्य नहीं दिया रहेगा तो ये प्रबंध काव्य होगा। प्रबंध काव्य को ही तोड़ के हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग बताइएगा। आद्या के अलावा किसी का आंसर नहीं आ रहा है कि पृथ्वीराज रासो क्या है। सही है तो सही बताइए, सही नहीं है तो वो भी बताइए। आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा तो हम आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। आप लोग पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे करने से हो जाएगा पीजीटी? नहीं होगा ना। प्रबंध काव्य रामचरितमानस और यही है महाकाव्य। इसके अलावा मुझे और एक महाकाव्य का नाम यहाँ पर चाहिए, कामायनी। खंड काव्य नहीं है, कामायनी महाकाव्य है। और इसके अलावा बताइए, कोई नहीं बोल रहे हैं, शांत हो जाते हैं एकदम आप लोग, आंसर करिए। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई आंसर नहीं कर रहे हैं। आद्या आप श्योर हैं? आपने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, आपने पढ़ा है, आप श्योर हैं उस चीज पे?
खंड काव्य रासो, पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है। और बाकी स्टूडेंट्स कोई आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, हम लिख देंगे महाकाव्य में उसको, फिर समझते रहना आप लोग। उर्वशी महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र नाम सुना है? कुरुक्षेत्र किसके जीवन पर है? क्या है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र भी महाकाव्य है। आद्या यस, आद्या कह रही है पृथ्वीराज रासो खंड का महाकाव्य है। रीति कह रही है खंड काव्य है। मैंने इतने खंड महाकाव्यों का नाम बताया, रामचरितमानस, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, कामायनी। पृथ्वीराज रासो, इसका जवाब आप लोग देंगे। बहुत बेसिक है। स्टार्टिंग में हमने जब क्लास शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हम लोग जब सबसे पहले हम लोग देख रहे थे काल विभाजन, तभी भी मैंने पृथ्वीराज रासो का नाम लिया था और बताया था कि पृथ्वीराज रासो क्या है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। अब आगे देखिए, खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य में किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन होता है। पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ी है, पृथ्वीराज रासो में उनके पूरे जीवन गाथा का वर्णन है ना? पृथ्वीराज का पूरे जीवन गाथा का वर्णन है कि सिर्फ एक कथा लेकर वर्णन किया गया है, कोई एक पक्ष लेकर वर्णन किया गया है? मैं इतना हिंट दे रही हूँ, अभी भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, बताइए। मैं खंड काव्य लिख रही हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया कौन कौन सा है? ये सारा आ जाएगा महाकाव्य में। खंड काव्य के बारे में मैं लिख रही हूँ, मुझे उसका उत्तर आप ही लोग देंगे, मैं नहीं बता रही हूं अभी। खंड काव्य किसे कहेंगे? हमने क्या देखा? खंड काव्य ऐसी रचना को कहेंगे जिसमें किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष का संपूर्ण जीवन कथा ना होकर सिर्फ जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है ना? इसमें क्या लिख सकते हैं? किसी की संपूर्ण जीवन कथा ना होकर, किसी की संपूर्ण जीवन कथा ना होकर उसके जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। खंड काव्य का उदाहरण है आप लोगों के पास? खंड काव्य का उदाहरण बताइए। खंड काव्य का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई रचना है। कर्ण के बारे में बात करते हैं, रश्मिरथी। रश्मिरथी खंड काव्य है ना? देखिए यहाँ पे उदाहरण, जैसे रश्मिरथी में क्या बताया गया है? कर्ण का वो संघर्ष दिखाया गया है जब वो राजा बनने, युद्ध करने के लिए कौरवों के साथ हो जाते हैं। वहीं से उनकी जीवन शैली की शुरुआत की गई है। संदेश रासो, बिल्कुल सही है आद्या। संदेश रासो, संदेश रासक भी कहा जाता है उसको, है ना? अब इसके अलावा और एक खंड काव्य है प्रणभंग, भी आपने सुना होगा। प्रणभंग सुना है? और खंड काव्य चुनकर आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे 5 महाकाव्य लिखकर बताएंगे, 5 खंड काव्य लिखकर बताएंगे। ये आप लोग बताएंगे और पृथ्वीराज रासो, मुझे सबका जवाब चाहिए, जितने स्टूडेंट हैं सबको ये बताना होगा कि पृथ्वीराज रासो खंड काव्य है, महाकाव्य है। क्या कहानी उसमें आपने पढ़ी है? आप लोग पीजीटी देने जा रहे हैं या टीजीटी भी देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पृथ्वीराज रासो हमने बहुत बार पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो रचनाएं सबसे ज्यादा चर्चित हैं, आप उसको लेकर किस तरह से कंफ्यूज रहिएगा तो ऐसे कैसे होगा, नहीं ना चलेगा। ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और 5 महाकाव्य, 5 खंड काव्य, ये आप लोग करके लाइएगा। मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कि आपको बताना है कि 5 कौन कौन सी आपने लिखी हैं। ठीक है, अब आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? 4 चीजें हमने सीखी हैं आज, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य। ठीक है,
ये चारों चीजें हमने सीख ली। अब आगे शुरुआत करते हैं हम लोग अपना जो पढ़ रहे थे, छायावादी युग, छायावादी युग के रचनाकार, प्रमुख रचनाकारों को हम पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उदय शंकर भट्ट। ये प्रमुख है छायावादी रचनाकार में, और ये क्या करते थे, इनकी छायावादी नाटक इन्होंने बहुत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इन्होंने नाटक बहुत लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1966 इलाहाबाद में, और ये मुख्यतः नाटककार के रूप में ही जाने जाते हैं। 1918 में जन्म था, 1966 में इनका निधन था, है ना। और इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं में आपको खंड काव्यों की अधिकता मिलेगी। अब आपको समझ में आ रहा है खंड काव्य क्या है? अब हम जब भी कहेंगे खंड काव्य, हमें समझ में आएगा किसी के जीवन का एक भाग का वर्णन किया गया है। ठीक है। महाभारत, महाभारत अगर आप बात करते हैं तो प्रबंध काव्य है, वो बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत भी। आप इस तरह की और रचनाएं चुनकर, मैंने होमवर्क दे ही दिया है, 5-5 आप लोगों को लिखना है, आप लोग लिख के आइएगा। ठीक है। प्रबंध काव्य शायद होगा पृथ्वीराज रासो, महाकाव्य आद्य प्रबंध काव्य ही है, पृथ्वीराज रासो प्रबंध ही है। प्रबंध में मैं आपको ये पूछ रही हूं कि प्रबंध को हमने 2 भागों में बांटा, किसमें? महा में, और एक किसमें बांटा हमने? महाकाव्य में बांटा, और एक हमने खंड काव्य में बांटा। तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में आएगा कि खंड काव्य में आएगा? ये आप लोगों से पूछा है मैंने, ये आप लोग बताइएगा मुझे।